जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग जो है ना डेली जीके जीएस जो सीरीज चलता है और उसमें जो ये तीसरा के अंतर्गत 100 प्रश्नों का इसमें अध्ययन करेंगे और जो थोड़ा डिटेल वे में होगा इसलिए। और इसमें जितने सारे कंटेंट को समाहित किया गया है वो सारे प्रश्न बिहार में आने जो एग्जाम हुए हैं ना उसके हल उसका ही कलेक्शन है यह, और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, इसलिए उसके ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन को शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप लोग इसका अभ्यास करिए, आपको एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से छपते हुए दिखाई मिलेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग होने वाला मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन प्रोटीन का क्या होता है? जो मुख्य घटक होता है और पौधों और इसकी कमी से होता है पौधों और जंतुओं में विकास रुक जाती है। पौधे में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? मुख्य रूप से इसकी जो होती है पत्तियां भूरी हो जाती है नाइट्रोजन की कमी से, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्लोरोफिल कम बनता है और इसी कारण से पत्तियां भूरी दिखाई पड़ती है। फास्फोरस तत्व का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य रूप से फास्फोरस तत्व का, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरिक एसिड का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। और इसी की कमी से जो होता है ना जड़ें कमजोर हो जाती है, फल छोटे बनने लगते हैं, यह फास्फोरस की डिफिशियंसी को दिखाता है। जिंक की कमी से पौधों में कौन सी रोग होती है? तो इसकी लंबाई वृद्धि रुक जाती है जिंक की कमी से, क्योंकि जिंक जो है ना एंडोल एसिटिक एसिड के अंतर्गत आता है, इसलिए यह इसके संश्लेषण में मदद करता है। और इसकी कमी से लिटिल लीफ, जिसको पौधों में बौनापन कहते हैं, इसकी बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर तत्व का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? सल्फर का उपयोग, तो सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से प्रोटीन और जीव द्रव के निर्माण में सल्फर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लोहे की कमी से पौधों में कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से, तो क्लोरोफिल लोहे की कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि लोहा क्लोरोफिल संश्लेषण और क्रेब साइकिल में रोल निभाता है, इसलिए इसकी कमी से जो होता है ना तो जो पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग होने लगता है, क्लोरोसिस। बोरोन तत्व का मुख्य कार्य मुख्य रूप से क्या है? तो शर्करा का ट्रांसलोकेशन करना बोरोन का मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉल्बीडेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? मॉल्बीडेनम, तो मॉल्बीडेनम की कमी से मुख्य रूप से फूल गोभी में विप्टेल नामक बीमारी मॉल्बीडेनम की कमी से ही होती है। जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कमी से विप्टेल नामक समस्याएं आती है। कैल्शियम का उपयोग किस में सहायक होता है? तो कैल्शियम का उपयोग क्रोमोसोम निर्माण में, श्वसन क्रिया में, खाद्य परिवहन उपरोक्त सभी, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह कैल्शियम डीएनए आरएनए प्रोटीन लिंक का भी काम करता है, क्रोमोसोम वसा कार्बन एमिनो इत्यादि में ट्रांसपोर्ट में, इस प्रकार से मल्टी फंक्शनल कहा जाता है कैल्शियम को। पोटेशियम की कमी से पौधे में क्या होता है? तो पोटेशियम की कमी से पौधे में प्रोटीन संश्लेषण रुकावट आ जाती है, यानी पोटेशियम का संकेत के होता है, इसलिए यह जो है ना यह एक्टिवेशन प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा यह मदद करता है पोटेशियम। अगला, खनिज पदार्थों की कौन सी विशेषता नहीं होती है? खनिज पदार्थों की यह अखंडता, मतलब खत्म ना होना, खनिज भी खत्म होने वाला ही चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख और उसके संबंधित चिकित्सा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हम लोग जो किया जाता है ऑप्थेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, अध्ययन को हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे। कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। गुर्दे का अध्ययन किस में किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आंख कान नाक गले ईएनटी का अध्ययन किस में किया जाता है? ओटोरिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशियों का अध्ययन, आप लोग भी जवाब देते चलिए ताकि यह क्विज फॉर्मेट में आपका तैयार होते जाए, और वीडियो को 15-20 मिनट आप समय देकर देखिए, इसका फायदा आपको मिलेगा। पेशियों का अध्ययन किस में किया जाता है? यह पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास आपके एग्जाम में, जो माइनर जो प्रश्न होते हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न, यह गलती नहीं होंगे और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ये नहीं कहिएगा कि एक नंबर से आधा नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। सर्पों का अध्ययन किसके अध्ययन, इसलिए अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव जहां मिले, जिस यूट्यूब चैनल पे मिले, आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करिए। अगर सब्जेक्टिव का तैयारी, अधिक से अधिक सब्जेक्टिव वीडियो देखिए और उसको लिखने का अभ्यास करिए। सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑपियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बीजों का अध्ययन एस्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखता है, शरीर के विभिन्न भागों में कार्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, जल के अणुओं में अर्धपारगम्यता झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो झिल्ली द्वारा गति इसको कहते हैं हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण जो होता है हाई से लो सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करता है परासरण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता है। परासरण प्रक्रिया में जल की गति किस दिशा में होती है? तो देखिए अभी तुरंत बोले, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से यानी कम सांद्रता जिसमें हाई टू लो सॉल्यूशन मूवमेंट होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब हाइपरटोनिक साइड टू हाइपोटोनिक साइड में, याद रखिएगा। हाइपरटोनिक ट्रिक कम से अधिक, याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, तो कम से अधिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कम से अधिक आदमी बढ़ता है, इसलिए परासरण भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ता है, याद रखिएगा। पौधों में भूमि से जल अवशोषण की क्रिया क्या कहलाती है? भूमि से जल अवशोषण की क्रिया
या हम लोग परासरण के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। रूट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रूट सेल में, और यह जो है परासरण का ही उदाहरण है। रंध्रों के खुलने और बंद होने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? रंध्रों के खुलने और बंद होने में इसमें जो मुख्य भूमिका होती है ना, यह मुख्य भूमिका होती है परासरण की, मुख्य भूमिका इसमें होती है। पादप कोशिका में पानी की हानि से क्या होता है? तो पादप कोशिका में पानी की हानि से जीव द्रव संकुचन होने लगता है, जिसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एग्जाम में कोशिका रेस्पॉन्स में यह मदद करता है। अगला विसरण प्रक्रिया का क्या उदाहरण है? विसरण प्रक्रिया, इत्र की सुगंध होता है एक प्रकार का विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है, और इत्र हाई टू लो कंस्ट्रक्शन की तरफ इत्र मूवमेंट करता है। अगला तापमान का ये सही मात्रक क्या होता है? ये सही मात्रक होता है तापमान का केल्विन होता है, याद रखिएगा केल्विन होता है, और 0 केल्विन बराबर होता है कितना डिग्री से? -273 डिग्री सी के बराबर में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर जल का तापमान, सेल्सियस अगर पैमाने पर जल का तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सी होता है सेल्सियस पैमाने पर। अगला प्रश्न केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन 373 केल्विन के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? हिमांक फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का हिमांक। अगला इतिहास से संबंधित प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया भगत सिंह के द्वारा किया गया है, और 1926 में उन्होंने पंजाब में किया, छबीलदास यशपाल के सहयोग से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 3 मार्च। कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। इसको दफनाया कहाँ गया? तो खुलदाबाद में इसको दफनाया गया, याद रखेगा। और 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? धर्मचक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ से आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने 5 ब्राह्मणों को प्रथम बार उपदेश दिया था, और वे सब उर्वेला से आए हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कोइलवर पुल जो है ना, वह किस नदी पर है? कोइलवर पुल जो है यह किस नदी पर है? तो यह सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी पर। यह बिहार का अपना ब्रिज है। कोइलवर पुल का आधिकारिक नाम क्या है? इसका अब्दुल बारी पुल इसका आधिकारिक नाम है। इसकी स्थापना कब किया गया? अब्दुल बारी पुल का 1856 में लगभग 1440 मीटर यह पुल लंबा है, और ब्रिटिश इंजीनियर के समय में यह चीज इसका आधारशिला रखा गया था। जेम्स बॉन्ड फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई? जेम्स बॉन्ड फिल्म में शॉन कॉनरी, याद रखिएगा शॉन कॉनरी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगला जेम्स बॉन्ड श्रृंखला के लेखक कौन है? जेम्स बॉन्ड श्रृंखला के लेखक कौन है? इयान फ्लेमिंग साहब हैं। बोस की यान पुस्तक किस पर आधारित है? बोस की यान पुस्तक, यह पुस्तक जो है गुलजार साहब की, गुलजार की फिल्म कविता इसी पर आधारित है यह पुस्तक है। अगर आपको वीडियो मान लीजिए थोड़ा और स्पीड देखिएगा, तो ज़्यादा स्पीड वीडियो को नहीं करिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में ही बोलते हैं, तो इसीलिए आप 1.5 के स्पीड तक तो देख सकते हैं। अगर आप 2 के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं तो करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बोस की यान पुस्तक के संकलन कौन है? बोस की यान पुस्तक के संकलन कौन है? तो यशवंत व्यास है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद जो है मुख्य रूप से रीति काल के कवि रहे हैं, और प्रेम वियोग इससे संबंधित इनकी रचना संबंधित रही है। मनरेगा कब लागू किया गया था? मनरेगा 2006 में लागू किया गया था, और अनंतपुर से मनरेगा को लागू किया गया। इसके अंदर 100 दिन काम की गारंटी दिया जाता है, याद रखिएगा। और मनरेगा एक्ट भले 2005 में पारित हुआ था, लेकिन इसे लागू 2006 में किया गया था। मनरेगा का पूर्व नाम, पहले मनरेगा को क्या जाना जाता था? मनरेगा का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम इसका नरेगा था। क्या था मनरेगा का पूर्व नाम? मनरेगा का पूर्व नाम क्या था? नरेगा। 2009 से मनरेगा है। 2009 से क्या है? मनरेगा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया गया? 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था, 1618 से लेकर के, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, लगभग 89 वर्ष तक रहे थे, और इन्होंने दीन ए इलाही को रिजेक्ट किया था। अगला, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किसे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। कोइलवर पुल की लंबाई का भी तुरंत हम इस पर जिक्र किया, कितना है? 1440 मीटर है, याद रखिएगा। अब्दुल बारी पुल के नाम से इसे जाना जाता है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म कौन थी? जेम्स बॉन्ड, चूंकि क्वेश्चन रहता है, हो सकता है क्वेश्चन बन सके, तो जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म डॉक्टर नो थी। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म, याद रखिएगा। बोस की यान पुस्तक किस भाषा में है? बोस की यान पुस्तक जो है गुलजार साहब पर उनके जो संग्रह जितने सारे फिल्म वगैरह हैं उसको करके रखा गया है, तो यह मुख्य रूप से हिंदी भाषा में यह पुस्तक है। मनरेगा की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी, याद रखिएगा। अगला, 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है?
तो जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, इसी को बौद्धों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील भी कहाँ पे है? मणिपुर में ही है। कैबू लामजाओ उद्यान की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस प्रकार का? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कोरापुट खाने किस राज्य में है? तो कोरापुट खाने मुख्य रूप से किस में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा को मिनरल स्टेट भी कहा जाता है और ओडिशा में बॉक्साइट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? ओडिशा में है, याद रखिएगा। उसके बाद यहीं पर पंचपत माली हिल्स भी पाया जाता है। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र कौन सब हैं? तो ये हैं क्योझर और सुंदरगढ़, ये सभी ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में? तो प्रायद्वीपीय भारत जो होता है ना, वहाँ पे सबसे अधिक जो है डेक्कन प्लेट के कारण सबसे अधिक जो वहाँ पे खनिज संसाधन की प्रचुरता है। पंचपतमाली पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अभी तुरंत बताए थे, पंचपतमाली पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ओडिशा में। ओडिशा बॉक्साइट के लिए भी जाना जाता है, ओडिशा को मिनरल स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। कैबू लामजाओ तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कैबू लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। इसे क्या कहते हैं? फामदी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? फामदी कहते हैं। कोरापुट खाने किस पहाड़ी पे है? तो कोरापुट खाने कहाँ पे है? ओडिशा में। किस पहाड़ी पे है? पंचमत माली पहाड़ी पर कोरापुट खाने हैं। और पंचपत मतलब यहाँ बॉक्साइट भी अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में खनिज क्षयशील संसाधन क्यों है? खत्म होने वाला संसाधन क्यों है? क्योंकि इसे नवीकरण न हो सकना, मतलब दोबारा इस नहीं बन पाने के कारण इसे क्षयशील मतलब खत्म होने वाला संसाधन कहा जाता है। ओडिशा में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कोरापुट क्षेत्र जो है ना, ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जो है, वहाँ पे बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैबू लामजाओ विश्व का एकमात्र क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबू लामजाओ। खनिजों का वितरण असमान क्यों है? हर जगह पे खनिज प्रचुर मात्रा में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण, पृथ्वी का जो है ना टेक्टोनिक गति के कारण जो होता है, पृथ्वी मूवमेंट करती है और उसी प्रक्रिया के कारण खनिज असमान है हर जगहों पर। ओडिशा खनिज क्षेत्रों में कालाहांडी शामिल है। ओडिशा के खनिज क्षेत्रों में हाँ कालाहांडी भी शामिल है और यहाँ पर कालाहांडी के साथ साथ में जो होता है ना क्योझर भी है इसके अंदर में शामिल है, याद रखिएगा। और यहाँ भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। कैबू लामजाओ फामदी क्या है? फामदी मतलब क्या होता है? वह तैरता हुआ द्वीप है कैबू लामजाओ। यह कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरापुट किस खनन के लिए जानी जाती है? बॉक्साइट खनन के लिए कोरापुट जानी जाती है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा में है। अगला प्रश्न जो देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न जो है वह प्रायद्वीप भारत में खनिज क्यों अधिक है? प्रायद्वीप भारत में क्यों अधिक है? क्योंकि यह प्रायद्वीप भारत का निर्माण प्राचीन चट्टान से हुआ है और उसी प्रकार से हिमालयी क्षेत्र का निर्माण नवीन चट्टान से हुआ है। इसे बलित पर्वत कहा जाता है। प्राचीन चट्टान होने के कारण यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में है। ओडिशा में सुंदरगढ़ किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरगढ़ किस क्षेत्र के लिए है? लौह अयस्क के लिए। बॉक्साइट के लिए कौन जगह है? कोरापुट बॉक्साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कैबू लामजाओ किस नदी से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, कैबू लामजाओ मणिपुरी नदी के साथ में जुड़ा हुआ है। फमदी भी इसे कहा जाता है। खनिजों की प्रक्रिया निर्माण कैसे होती है? खनिज किस प्रकार से बनता है? तो भूगर्भीय प्रक्रियाओं से खनिज का निर्माण होता है। राजनीति से संबंधित, संविधान जो से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन से कुछ बन सकते हैं, उस प्रश्न जो पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। इसे एजी कहा जाता है, मतलब चीफ लीगल एडवाइजर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में इसका व्यवस्था किया गया है। अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 76 के आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से, याद रखिएगा। और वहीं पर 124 को उल्टा दीजिए तो 214 बनेगा। क्या बन जाएगा? 214 बन जाएगा। इसका किससे है? तो हाई कोर्ट से है। आगे याद रखिए, एक नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय तो 124 से स्टार्ट होगा और 2 नंबर से क्या होता है? हाई कोर्ट। 2 को आगे लीजिए, 1 4 को पीछे। 214 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान भाग 5 के किस अध्याय में है? भाग 5 के अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यह एक प्रकार का यूनियन जुडिशरी है और भाग 5 यूनियन की बात करता है, इसलिए भाग 5 का अध्याय किसमें है? 4 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कब तक रहता है? अटॉर्नी राष्ट्रपति जब तक चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ऐसे 65 ईयर्स तक इसका है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल रहता है। एनएसएसओ का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे से संबंधित यह एक प्रकार का तो बड़े पैमाने पर यह सर्वेक्षण करता है। इसका क्या काम है? बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। एनएसएसओ की स्थापना कब किया गया? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया? तो 1950 में इसकी स्थापना किया गया। यह एक प्रकार का इंडिपेंडेंट बॉडी है। एनएसएसओ किस प्रकार के सर्वेक्षण करता है? यह जो है अखिल भारतीय ऑल इंडिया स्तर पर, नेशनल लेवल पर यह सर्वे करता है। अगला हम प्रश्न को अगर देखते हैं, यह भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग
के द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार का पॉलिसी बॉडी है। क्या है? नीति आयोग पॉलिसी बॉडी है। 2023 निर्यात सूचकांक में प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु था, क्योंकि इस प्रश्न यह जो है ना बिहार दरोगा में जो पूछा गया प्रश्न है उसको शामिल है यह, तो इसलिए 2023 के करंट अफेयर्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, इसलिए तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एमएसपी की घोषणा किस आधार पर होती है? तो एमएसपी की घोषणा जो है मुख्य रूप से सीएसीपी के कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट के आधार पर होती है। किस पे? एमएसपी की घोषणा सीएसीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट के आधार पर इसकी होता है, तो इसकी घोषणा किया जाता है, यानी सीएसीपी बराबर एमएसपी हम कह सकते हैं। एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है? किसानों को गारंटीकृत मूल्य देना। क्या होता है? किसानों को एकदम गारंटी, इतना में आपका सामान खरीदेंगे तो मतलब खरीदेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएसपी कितनी बार तय होता है? तो एमएसपी वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार एमएसपी जो होता है खरीफ और रबी फसल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 के आधार पर किया गया है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। क्या है? एनएसएसओ। और 2019 में इसमें मर्ज कर दिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निर्यात सूचकांक 2023 में महाराष्ट्र का स्थान। यह करंट से संबंधित प्रश्न है, तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। अच्छा, अगले बार से ध्यान रखा जाएगा, इस प्रकार करंट को हटा ही दें तो ठीक है। एमएसपी किसके समर्थन में घोषित होता है? एमएसपी मुख्य रूप से फसलों के समर्थन में घोषित होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की अनुच्छेद किस के अंतर्गत होती है? सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, एक बताए थे 124 और 214, 124 से 147 तक के अंतर्गत होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग ने निर्यात सूचकांक कब जारी किया? नीति आयोग के द्वारा निर्यात सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। एनएसएसओ के उद्देश्य में क्या शामिल है? एनएसएसओ के उद्देश्य में क्या शामिल है? इसका उद्देश्य में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, यह इसके उद्देश्य में शामिल है। यह एक प्रकार का नीति आयोग को डाटा देता है। अगला देखते हैं, सामान्य ज्ञान। इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, अन्य तत्वों को समाहित कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस याद रखें कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, याद रखें अक्टूबर में अक्टूबर टॉयलेट तो अक्टूबर का महीना आ जाएगा, तो 12 अक्टूबर याद रखिएगा। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में युद्ध हुआ था, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर में याद रखिएगा नेवी कब? तो दिसंबर में, तो 4 दिसंबर। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, WHO के द्वारा मनाया जाता है। अगला NVS 01 क्या है? नवास 01 एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का यह क्या है? उपग्रह है। क्या है? यह एक प्रकार का उपग्रह है, नाविक उपग्रह है। उसके बाद NVS 01 को कब लॉन्च किया गया? 29 मई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न देखते हैं, NVS श्रृंखला किसकी है? तो NVS जो है ना इसरो की नेविगेशन श्रृंखला है। इसरो की किस प्रकार की श्रृंखला है? नेविगेशन श्रृंखला है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से दी गई है? विद्युत धारा की दिशा मुख्य रूप से यह मध्यमा प्रेरित करता है। क्या करता है? मध्यमा क्या करता है? एक प्रकार से प्रेरित करता है। तो यह मध्यमा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दिया गया है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या संकेत करता है? हाँ, ये दाएं हाथ का नियम क्या देता है? मध्यमा प्रेरित करता है। मध्यमा क्या करता है? प्रेरित करता है। तो दक्षिण हस्त के नियम से दिया गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस में किया जाता है? बहुत से बाएं हाथ हमने कहे बाएं हाथ के काम से मोटर स्टार्ट कर देना, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये जो Day 3 का जो क्विज है, 100 क्वेश्चन जो सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं उन सबको करा दिया गया है। और हमारे साथ साथ में प्लेलिस्ट में जो है ना डेली करंट अफेयर सीरीज भी चल रहा है, आप उसे देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अधिकतर प्रश्न वहीं से मिलेंगे देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।